कनाडा पर सख्त व भारत सुरक्षा वजहों से कनाडा के नागरिकों की वीजा सेवा रोकी। कहा भारतीय राजनयिकों को है खतरा। आतंकवाद पर एक्शन ले कनाडा। निज्जर पर ट्रूडो के आरोप गलत। कनाडा में मारा गया एक और गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई ले ली जिम्मेदारी। पंजाब में बिश्नोई के ठिकानों पर छापे। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी। खरगे बोले तुरंत लागू करें बिल। ओबीसी आरक्षण पर भी विपक्ष का जोर। मेघवाल बोले जो 27 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाया। खराब ग्लोबल संकेतों ने बगाड़ा बाजार का मूड। लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। सेंसेक्स 571, निफ्टी 159 अंक लुढ़का। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली। क्रिप्टो के खिलाफ तैयारी जोरदार। शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्रालय कर रहा है खास सिस्टम तैयार। दुनिया भर के क्रिप्टो एक्सचेंज का डेटाबेस बनेगा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कनाडा पर भारत ने तेवर कड़े कर लिए हैं। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत के हाथ के ट्रूडो के आरोप को विदेश मंत्रालय ने झूठा बताया है। आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी तक इस बारे में कनाडा ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। इसके अलावा एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा में राजनयिकों को खतरा है और सुरक्षा और तकनीकी वजहों से कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवा रोक दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा आतंकवादियों की पनाहगाह बन रहा है और उसे अपनी इमेज की चिंता करनी चाहिए और आतंकवाद पर कार्रवाई करनी चाहिए। There is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. We are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far we have not received any such specific information. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। भारत और कनाडा के रिश्तों में अभी तनाव है, लेकिन दोनों देशों के बीच काफी अहम संबंध हैं। समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी। भारत और कनाडा के बीच बनते बिगड़ते इस रिश्ते के बीच में कारोबारी रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और कनाडा सबसे ज्यादा भारतीय स्टूडेंट के लिए पसंदीदा देश माना जाता है। तो ऐसे में आप देखें तो जो भारत के स्टूडेंट कनाडा में रहते हैं, भारत के लोग जो कनाडा में कमाई करते हैं, वो भारत में अच्छा खासा पैसा भेजते हैं। $3,843 मिलियन पैसा भेजा गया 2021 में। दुनिया के बाकी देशों से जितने भी पैसे आए उसमें से कनाडा से आने वाले पैसे कहें तो 9वें स्थान पर है। अब कहें कि भारत के जो लोग कनाडा में जा रहे हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी होती है। नागरिकता पाने वाले देशों में भारतीय जो है नंबर 1 है। कनाडा में बाकी देशों के लोगों को भी नागरिकता मिलती है, परमानेंट स्टेटस मिलता है, उसमें से भारतीय की संख्या नंबर 1 है। जो संख्या के हिसाब से देखें तो 4,37,120 लोगों को परमानेंट रेजिडेंट अब तक वहां पे मिल चुका है। अपने आप में एक काफी बड़ी बात है किस तरीके से भारतीय वहां पे बसे हुए हैं। छात्र की बात मैंने की तो भारतीय छात्रों का योगदान कनाडा की इकोनॉमी में 4.9 अरब डॉलर का होता है। ये काफी अच्छा खासा रकम होता है। तो भारतीय छात्र वहां की इकोनॉमी में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं और वहां के जितने भी संस्थान हैं उसमें भारतीय छात्रों की संख्या 3,19,000 से भी ज्यादा है। यानी अच्छे खासे लोग वहां पे जाते हैं। और स्टूडेंट के पसंदीदा शहरों के हिसाब से देखें तो कनाडा दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट के लिए, जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं यूएस और दूसरे नंबर पर जाते हैं कनाडा। अब रही बात निवेश को लेकर के, तो कनाडा से जो कारोबार होता है तो कनाडा से एफडीआई कम आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है।
$3,443 मिलियन का एफडीआई आया है कनाडा से, जो 0.5% के आसपास होता है भारत में होने वाले कुल एफडीआई का। लेकिन कंपनियां, कनाडा की जो कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियों में अच्छा खासा निवेश करते हैं। कनाडा का जो पेंशन फंड है वो भारतीय कंपनियों में काफी पैसा लगाए हुए है। यही वजह आप देख रहे हो कि जब से तनाव उठा है शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पेंशन फंड शायद पैसा निकाल रहे हो। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात कि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है कनाडा और कनाडा से जो इंपोर्ट होता है भारत, तो दोनों में देखिए भारत से $4 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है कनाडा को, और जो सामान एक्सपोर्ट होता है उसमें कई सारी चीजें हैं। वहां पे आपको कोल, उसमें आपको इंजीनियरिंग गुड्स है, गारमेंट्स, ऐसे सामान वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं। अब कनाडा से $4 बिलियन का इंपोर्ट होता है, यानी कहूं बस जितना एक्सपोर्ट होता है उतना ही इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने वाले में आपको बहुत सारे फॉसिल फ्यूल मिल जाएंगे, कोक मिल जाएंगे, फर्टिलाइजर जैसे सामान यहाँ पे आते हैं। तो ये एक कुल मिला के कारोबारी रिश्ते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो कनाडा को भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण। और इधर कनाडा ने भारत में अपने हाई कमीशन और स्टाफ के लिए सुरक्षा कड़े करने की मांग की है। इसके बाद इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरे इलाके का जायजा लिया संवाददाता रोहन सिंह ने। मैं इस वक्त नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में हाई कमीशन ऑफ कनाडा के सामने खड़ा हूं और यहां पर भारत और कनाडा के बीच जो रिश्तों में हाल में खटास आई है उसका असर देखने को मिला है। यहां पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी कर दी गई है। यहां दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं यहां लगा दी गई है, और जो शांति पथ का जो रास्ता यहां से जुड़ता है वहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहां पे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा हाई कमीशन के अंदर भी जो सुरक्षा है वो काफी कड़ी कर दी गई है, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो कनाडा हाई कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके मुताबिक कि जो सोशल मीडिया पे इनके कुछ डिप्लोमेट्स को धमकी मिली थी उसके बाद इस सुरक्षा को जो है कड़ा कर दिया गया है। कनाडियन हाई कमीशन का यह भी कहना है कि फिलहाल टेम्पररी रूप से वो अपनी स्टाफिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तत्काल रूप से हो सकता है कि स्टाफिंग में थोड़ी कटौती की जाए। इसके अलावा आज हमने देखा था कि वीजा को लेकर जो मामले थे वो काफी एस्केलेट हुआ है। भारत ने भी जो है वो वीजा कनाडियन नेशनल्स को फिलहाल जो है तत्काल रूप से रोक लगा दी गई है, और इस बात की आशंका जताई जा रही है कनाडा भी इस तरह का कोई रिटेलिएटरी मेजर ले सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर हाई कमीशन के जो डिप्लोमेट हैं उनकी सुरक्षा को काफी ज्यादा मजबूत की गई है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी सतर्क हैं, और इस पूरे रास्ते में किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सबसे आइडेंटिटी जो है वो मांगी जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि जो कनाडा का हाई कमीशन है वो पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल ये जरूर उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह की सुरक्षा भारत मुहैया करवा रहा है कनाडा के डिप्लोमेट्स को, कनाडा का हाई कमीशन को, क्या इसी तरह की सुरक्षा कनाडा भी मुहैया करवाएगा? क्योंकि इस तरह की कई सारी जो खबरें आ रही है कनाडा से, वहां पे प्रोटेस्ट की प्लानिंग हो रही है, तो क्या उस तरह की सुरक्षा भारतीय हाई कमीशन को भी प्रोवाइड करवाई जाएगी? इस तरह की मांग जरूर है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ की स्थिति वो ये है कि यहाँ बिल्कुल सुरक्षा काफी ज्यादा चाक चौबंद है, और यहाँ दूर दूर तक जो है किसी को आने की इजाजत नहीं जा रही है, और पूरी जो ये एरिया है ये सुरक्षा जोन में तब्दील कर दिया गया है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। भारत कनाडा के बढ़ते तनाव के बीच एक और प्रो खालिस्तान गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा मारा गया। सुक्खा को अज्ञात बंदूकधारियों ने कनाडा के विन्नीपेग में गोलियों से भून डाला। पंजाब के मोगा का रहने वाला सुक्खा बम्बिहा गैंग चलाता था और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। वो 2017 में फर्जी दस्तावेजों की मदद से कनाडा भाग गया था। उस पर पंजाब में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरों के मुताबिक सुक्खा के रिश्ते खालिस्तान टाइगर फोर्स के लोगों से भी थे। 18 जून को कनाडा के सर्रे में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर को भी अज्ञात गनमैन ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर भी भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट का हिस्सा था। इसी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में खटास आई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंटों पर लगाया है। भारत ने इस आरोप को निराधार और दुर्भावना से प्रेरित बताया है। इधर सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बढ़े तनाव के बीच प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता जीपी पन्नू ने एक वीडियो बनाकर कनाडा में रह रहे हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा था कि इंडो कैनेडियन हिंदू वापस चले जाएं। इस पर कनाडा के लिबरल एमपी चंद्र आर्य ने वहां हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम की आलोचना की है और हिंदुओं से शांत और सचेत रहने की अपील की है।
Canada has high moral values and we fully uphold the rule of law. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. There would be an outrage in Canada if a white supremacist attacked any group of racialized Canadians, asking them to get out of our country. But apparently, this Khalistani leader can get away with this hate crime. भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी से कनाडा में पढ़ने वाले लाखों भारतीय छात्र चिंतित है। साथ ही आगामी सत्र के लिए कनाडा के विश्वविद्यालयों में एडमिशन रखने की चाह रखने वाले छात्र अब अपने फैसले फिर से विचार कर रहे हैं। दिल्ली की उर्वशी शर्मा का कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कल्चरल स्टडीज पढ़ने का सपना है। अक्टूबर में जाने का प्लान भी था, लेकिन भारत कनाडा विवाद से टेंशन में आ गई। वीजा रद्द होने के डर से उर्वशी ने एडमिशन ही एक सेमेस्टर के लिए टाल दिया है। मेरी फैमिली को अभी ये फियर है कि अगर मैं वहाँ जाऊंगी भी तो अगर वीजाज नहीं मिले फैमिली मेंबर्स को भी, एंड इफ दे वांट टू कम डाउन तो वो आ नहीं पाएंगे मुझे मिलने के लिए। अगर मैं वहाँ जाके फंस गई तो मैं वापस कैसे आ पाऊंगी। सो ये एक चिंता का मामला तो विषय है। भारत ने फिलहाल सुरक्षा कारणों से कनाडा के नागरिकों के वीजा पर रोक लगाई है। अब छात्रों को डर है कि कनाडा भी ऐसा ही कुछ कर सकता है। हालांकि वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स छात्रों को पैनिक नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ दिनों से क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली हमारे पास आ रहे हैं, बट हमारे पास ऐसा नहीं है कि आईटीए नहीं आए हैं। आईटीए भी कल ही जो ड्रॉ निकला है उसमें आईटीए आया हुआ है। सो ऑफ कोर्स हम लोग क्लाइंट्स को वो भी शो कर रहे हैं कि इनवाइट्स आ रहे हैं। और इमिग्रेंट्स के लिए अभी जो रिसेंटली जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, लाइक यू कैन से फॉर जनवरी इनटेक, उनको थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम आ सकती है, बट देयर आर मेनी वेज ऑल्सो कि उनको हम उस तरीके से गाइड कर सकते हैं। फार्मेसी, फाइनेंस, नर्सिंग और डेंटल के लिए बहुत से छात्र कनाडा जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप्स की उम्मीद भी रहती है। भारत ने कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों को सलाह दी है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें। भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास का असर उन लाखों छात्रों की जिंदगी में पड़ने जा रहा है जो या तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या पढ़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसे कई छात्र हैं जिन्होंने एप्लीकेशन तो दे दिया है कनाडियन यूनिवर्सिटीज के लिए, सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन फिलहाल वे वीजा का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर है कि अगर ये खटास जारी रहती है तो उनके करियर का क्या होगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। क्यों बिगड़ रहे हैं भारत कनाडा के रिश्ते और जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे हैं खालिस्तानियों का समर्थन? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है और आज राज्यसभा में भी इसे पास होना है। सरकार की तरफ से इसे समाज में समानता के अधिकार के तौर पर बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन विपक्षी नेता इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि वो बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आ पाएंगी। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। आज अगर लोकसभा में हमारे 42 एमपी हैं, राज्यसभा में 14 एमपी हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं और हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दोहा सुनाता हूं, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कूली की तरह दिखाई दिए। दिल्ली के आनंद विहार में कूलियों से मिलने गए राहुल गांधी ने कूलियों की शर्ट और बैज लगाया।
उन्होंने कूलियों की पहचान वाली लाल रंग की शर्ट पहनी और सूट के सिर पर रखकर चलते हुए दिखाई दिए। वहीं राहुल ने कूलियों के बीच बैठकर उनके दिल का हाल भी सुना। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बताया है। पार्टी ने एक्स पर राहुल गांधी और कूलियों की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। और अब बात करते हैं बाजार की। आज फेडरल रिजर्व के सख्त संकेतों से बाजार में बिकवाली रही। इसी के साथ बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 571, निफ्टी 159 अंक गिरकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में रही। मेटल, एफएमसीजी, आईटी शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। बीएसई भी ट्रेडर्स का रिस्क घटाने के लिए एसएलएम ऑर्डर पर रोक लगाने और लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन पर विचार कर रहा है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में बीएसई के एमडी एंड सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति ने कहा है कि एक्सचेंज फ्रीक ट्रेड रोकने के तमाम उपाय कर रहा है। मैं कह रहा हूं एज एन एक्सचेंज कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इनमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, जैसे कि निफ्टी के ऑप्शंस में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, जब तक वो आ जाता है तब तक क्या जरूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल किया जाए? ये मेरा सवाल था। ये आपका ऊंची विचार है, मैं मानता हूं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम दे भी रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा इसमें हमारा विचार किस दिशा पे जा रहा है हम आपको बताते हैं। मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो है ही, लेकिन ये नॉर्मल से ऊपर 15 पैसा का ऑप्शन मैं देख रहा था एक ही साल पहले 2030 में ट्रेड हुआ है, एरर ट्रेड करके। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज हो, ये एक्सचेंज की बात नहीं है, मार्केट की बात है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका अपनाए, तो एक आध सजेशंस मार्केट से आया है। भले उसका नतीजा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बंद करना है, और कुछ भी तरीका अपनाना है वो भी सही हो, या और कुछ तरीका अपनाना है, क्योंकि ना एरर ट्रेड इससे नहीं, बहुत सारी चीज़ों से भी होता है। सबको हटाना है, किसी को भी कभी भी जरूरत से ज़्यादा नुकसान या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, वो सजेशंस आया है, हम भी उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जो भी अप्रूवल वगैरह लेना है वो हम कोशिश करेंगे, वो लागू भी करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए हम है, मार्केट ही हमारा अन्नदाता है। अगर मार्केट को नुकसान होते जाए तो हम कभी नहीं रह पाएंगे। और सीएनबीसी आवाज की एक और खबर पर आज मुहर लगी है। ग्लेनमार्क फार्मा अपनी सब्सिडियरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस में 75% हिस्सा बेचेगी। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है यतीन मोता। यतीन, बताइए, खबर आपने ब्रेक की थी, आज कंफर्म हो गई, डिटेल क्या है, क्यों ये कदम उठा रही है ग्लेनमार्क फार्मा? नमस्कार मनोज जी, देखिए जैसे कि हमने मार्केट आज में रिपोर्ट किया था कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी वो अब कंफर्म हो चुकी है। ग्लेनमार्क फार्मा की एक इकाई है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, जहां ग्लेनमार्क फार्मा अपना 75% हिस्सा बेचने वाली है। और जो एक्सचेंज पे अब रिलीज ग्लेनमार्क फार्मा ने भेजी है, उसके हिसाब से ये 75% का जो स्टेक है वो 5650 करोड़ रुपए के पास बिकने वाला है। बाकी का जो हिस्सा है 7-7.5% वो ग्लेनमार्क होल्ड करेगा। और निरमा ग्रुप को, जो गुजरात बेस्ड निरमा ग्रुप है, इसको ग्लेनमार्क अपना लाइफ साइंसेज बिजनेस बेचने वाला है। ऑब्वियसली जहां तक कि कंपनी का सवाल है, ज्यादातर फंड्स जो इस सौदे से आएंगे वो अपने कर्ज कम करने पे जाएंगे और शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉक करने के लिए जाएंगे, ऐसे कंपनी ने कहा है। कुछ ही मिनटों में ग्लेनमार्क की एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां ज्यादा डिटेल्स हमको मालूम पड़ जाएंगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही करंट मार्केट प्राइस से लगभग 7,500 करोड़ की वैल्यूएशन पे ग्लेनमार्क फार्मा अपना लाइफ साइंसेज बिजनेस जो है उसका 75% हिस्सा अब निरमा ग्रुप को बेचने वाली है। ऐसा एक्सचेंज पे पुष्टि हो गई है और सीएनबीसी आवाज की जो एक्सक्लूसिव खबर है उस पर मुहर लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपको यतीन, और बेस्ट ऑफ लक ऐसी खबरों के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय इसके लिए एक खास इंटेलिजेंस टूल डेवलप कर रहा है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, ये किस तरीके के कदम उठाने जा रही है सरकार?
देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार एक खास रणनीति के तहत क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले अपराध या फिर अपराधों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक तैयारी कर रही है। उस तैयारी के तहत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने खास टूल को डेवलप किया है जिसका नाम है CIAT, क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस टूल। इस टूल की खास बात यह होगी कि जैसे ही किसी अवैध कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा, तुरंत में एक अलर्ट जारी हो जाएगा। अलर्ट जारी होते हुए यह पता चल जाएगा कि आखिर इस क्रिप्टो करेंसी का किस अवैध कारोबार में इस्तेमाल हुआ, इसका नाता रिश्ता किस खाते से है, कहां से क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाला गया, क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसको पेमेंट किया गया, और ये सारा कुछ पूरा डेटा वहां पे निकल कर सामने आ जाएगा। और इस जो CIAT टूल है, उस टूल को गृह मंत्रालय का एक खास विंग है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसको जल्द से लागू कर देगा ये सेंटर। और इस सेंटर की खासियत ये होगी, क्रिप्टो करेंसी से जो भी चाहे आतंकी फंडिंग हो, चाहे ड्रग के मामले में लेन देन में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो, इसका पता लगा सकेगी। साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो रहा है, अवैध कारोबार हो, ये पता चल सकेगा और समय रहते ये कार्रवाई कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, वो सारे एक्सचेंज का डेटाबेस भी जुटाया जा रहा है ताकि जांच एजेंसियां इस डेटाबेस के सहारे क्रिप्टो करेंसी के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगा सके। नियमित तौर पर डार्क नेट को स्कैन करने की भी व्यवस्था इस टूल के जरिए की जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आतंकी संगठन नहीं कर पाएंगे, आतंकी फंडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और इसका अवैध कारोबार करने पर सरकार तुरंत लगाम लगा लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। पढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने अद्वैत लोक और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान का नींव का पत्थर भी रखा, जो 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर 5000 साधु संत भी मौजूद थे। नर्मदा नदी के सुरम्य तट पर खड़ी इस प्रतिमा को देखने के लिए लोगों को इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जाना होगा। इस प्रतिमा के लिए 2141 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ था। इसके तहत एक संग्रहालय और संस्थान भी बनाया गया है। और अब बात गणपति मौर्य की। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान की जबरदस्त कामयाबी को लेकर चर्चा में है। इधर आज अपने बेटे अबराम के साथ वो मुंबई में गणपति पंडाल पहुंचे। लालबाग के राजा का दर्शन कर आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद पंडाल समिति ने शाहरुख को बप्पा की एक तस्वीर भी भेंट की। बता दें कि शाहरुख ने पहले भी कई सितारे लालबाग के राजा से आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन, विक्की कौशल, हंसिका मोटवानी जैसे सितारों का नाम शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 1.5 दिन में बप्पा की विदाई हुई। विग्रहर्ता आए, पूरे अंबानी परिवार ने पूजा अर्चना की और फिर धूमधाम से हुआ गणपति विसर्जन। गिरगांव चौपाटी तक ढोल ताशा शंखनाद के साथ यात्रा निकालकर बप्पा को विदा किया गया। गणपति पूजन के लिए कई बड़ी हस्तियों का तांता भी वहां लगा रहा। बॉलीवुड के बड़े सितारों से लेकर कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक हस्तियां भी दर्शन के लिए पहुंची। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से। ट्विटर, फेसबुक